हबल के कैमरास और इक्विपमेंट्स इमॉर्टल नहीं है। कॉस्मोस की कमाल की पिक्चर्स भेजने के लिए उन्हें भी इन सालों के दौरान ट्यूनअप्स और अपग्रेड्स की जरूरत पड़ी है। लेकिन ऊपर स्पेस में 563 किलोमीटर की रफ्तार से घूमते टेलीस्कोप की सर्विस की अपनी चुनौतियां होती हैं। हमने जिस तरह के काम लिए हैं उन कंपोनेंट्स, ऑर्गन्स, इंस्ट्रूमेंट्स से जो उसमें लगे हैं, एंड उन पूरे इंस्ट्रूमेंट्स को निकालना और उन्हें नए से रिप्लेस करना या उन इंस्ट्रूमेंट्स को खोलना भी एक तरह से स्पेस में सर्जरी करने जैसा है। मई 2009 में शटल सर्जन्स उसे ठीक करने गए। वो हबल का आखिरी रेस्क्यू मिशन था, क्योंकि तैयार हो रहा है एक नया हायर रेजोल्यूशन टेलीस्कोप। लेकिन 19 साल का हबल रिटायर होने के आसपास भी नहीं है। 2009 में इसे बस टीएलसी की जरूरत थी। अपग्रेड मिशन पर जाने को तैयार एस्ट्रोनॉट्स में से एक थे जॉन क्रंसफेल्ड। हबल तक जाना एक कैलकुलेटेड रिस्क है। वैसे भी स्पेस फ्लाइट रिस्की तो होती है, सो इन द स्कीम ऑफ थिंग्स ये कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं डिटरमिन्ड हूँ, पर अपनी फैमिली के हिसाब से मैं रिस्क ले रहा हूँ। शटल एस्ट्रोनॉट्स ने काम पूरा किया, हबल में जान आ गई और ये पहले से ज्यादा दमदार हो गया। इसे इसका तीसरा वाइड फील्ड कैमरा मिला, जिसका रेजोल्यूशन और भी बेहतर था। हबल का नया कैमरा इंफ्रारेड लाइट को पकड़ सकता है, इसलिए ये वक्त में और पीछे देखकर उन गैलेक्सीज का पता लगा सकता है जो यूनिवर्स में ओरिजिनल डीप फील्ड में दिखाए वक्त से और पहले बनी थी। हबल के तीनों वाइड फील्ड कैमरास ने बस कुछ ही एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व किए हैं। एक ऑब्जेक्ट है बबल नेब्यूला, कई लाइट ईयर्स दूर एक बहुत बड़ा सा उबलता हुआ स्टार, एक बढ़ते आकार का बबल ब्लो करता हुआ। सन से 45 गुना बड़े स्टार के तेजी से एनर्जी छोड़ने पर उसका काफी ज्यादा इंपैक्ट होता है। अगर आप नॉर्मल बबल बनाते हैं तो जो चीज असल में इसे बबल बनाए रखती है वो है इसका एयर रेजिस्टेंस में रहना। एयर इसे बांधे रखती है, प्रेशर इसकी बबल शेप बनाए रखता है जब तक इसे फोड़ा ना जाए। बबल नेब्यूला वैसी ही सिचुएशन है। ये स्टार बहुत सारी एनर्जी छोड़ रहा है और वो एनर्जी चोट कर रही है एयर नहीं बल्कि उस रीजन को घेरने वाली गैस और डस्ट पर। इससे पैदा होता है एक्सप्लोजन। और आप इस तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो इस तरफ थोड़ा ज्यादा है बजाय इस तरफ के। इस विजुअलाइजेशन में हमने हबल और ऐसे ही दूसरे टेलीस्कोप से ली गई इमेज को इस्तेमाल किया है और उसे फ्लाई थ्रू है। यहाँ ऊपर गैस और डस्ट होती है जो कि ऑकल्ट और ब्लॉक करती है इस एक्सपेंशन को, और इन गैस क्लाउड्स के अंदर बहुत बहुत सारे नए स्टार्स पैदा होते हैं उस बबल से इन्फ्लुएंस्ड होकर जो बढ़ रहा है। बबल के सबसे बड़े और सबसे एम्बिशियस प्रोग्राम्स में से एक था पैंक्रोमैटिक हबल एंड्रोमेडा ट्रेजरी और फैट। हबल देख पाया था एंड्रोमेडा गैलेक्सी को एक कलेक्शन के तौर पर, जिसमें लाखों करोड़ों इंडिविजुअल स्टार्स थे। और यही तो गैलेक्सी है, इसमें लाखों करोड़ों इंडिविजुअल स्टार्स हैं। और हबल के रेजोल्यूशन की बदौलत हम इंडिविजुअल स्टार्स को देख पाए इस दूसरी गैलेक्सी में जो उतनी ही दूरी पर है जितनी की सन और सन के सबसे नजदीकी स्टार के बीच में है। फैट प्रोजेक्ट ने अलग अलग करीब 12 करोड़ स्टार्स की चमक और रंगों को नापा। इस हबल इमेज के जरिए हम उन बुनियादी सवालों के जवाब दे सकते हैं कि गैलेक्सीज बनाने के लिए स्टार्स कैसे बनते हैं और इवॉल्व कैसे होते हैं। दूसरे प्लैनेट्स पर जीवन होने की संभावना के बारे में नए सुरागों के सामने आने के बीच हबल स्टार्स की लाइफ साइकिल का लेखा जोखा तैयार करने में साइंटिस्ट की मदद कर रहा है। 1995 के स्प्रिंग में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के जेफ हेस्टर ये तो जानते थे कि स्टार्स गैस और डस्ट के क्लाउड से पैदा होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये क्लाउड्स स्टार्स को पैदा कैसे करते हैं। 1995 में एस्ट्रोनॉमर्स को लगता था कि कॉन्स्टेलेशन ऑफ सर्पेंट्स में ईगल नेब्यूला शायद इसका सुराग दे सकता है कि क्लाउड स्टार्स को पैदा कैसे करते हैं। अर्थ पर लगे बेहद ताकतवर टेलीस्कोप्स भी उसका साफ नजारा नहीं देख पाते थे। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के जेफ हेस्टर ने हबल स्पेस टेलीस्कोप का रुख ईगल नेब्यूला की तरफ किया। हबल से अपनी इमेजेस डाउनलोड करने पर हेस्टर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ।
ये हबल की भेजी उस ईगल नेब्यूला की पहली पिक्चर है जो 65,000 लाइट ईयर्स दूर है। ये गैस और डस्ट के बने 3 बहुत बड़े पिलर्स दिखाती है। बाईं तरफ वाला टावर करीब 4 लाइट ईयर्स ऊंचा है। इन्हें इनकी शेप मिलती है इनके बहुत पास मौजूद कुछ बहुत बहुत बड़े चमकदार, बहुत गर्म स्टार्स से, जो बहुत ही बड़ी तादाद में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन छोड़ रहे हैं, जो कि अपनी सराउंडिंग्स को तैयार कर रही है। ये सेलेस्टियल पिलर्स इतनी कमाल की बारीकियों के साथ कभी सामने नहीं आए थे। पहली बार साइंटिस्ट ने देखा कि हर पिलर गैस के छोटे छोटे क्लम्प्सेस से भरा पड़ा था। क्या ऐसे क्लम्प्सेस स्टार्स के जन्म की गुमशुदा कड़ी हो सकते हैं? हेस्टर ने क्लम्प्सेस को नाम दिया इवेपोरेटिंग गैसियस ग्लोब्यूल्स, यानी एग्स। इमेज ने कुछ एग्स के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टार्स दिखाए। हमारे सामने एक बहुत डायनामिक प्रोसेस की तस्वीर है, ऐसी चीज की तस्वीर जो चेंज हो रही है। एज पार्ट ऑफ दैट चेंज, स्टार्स की अगली जनरेशन उभर रही है। जैसे यहां ये वाला, इसमें वो छोटी सी रेड डॉट एक्चुअली स्टार है, और ये तो कुछ खास ही है। इसमें एग की टिप से एक्चुअली स्टार निकलता दिख रहा है। फोटो में एग्स छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें से हर एक में हमारा पूरा सोलर सिस्टम आसानी से समा सकता है। गैस के ये गर्म क्लम्प्सेस स्टार के बनने की पहली स्टेज हैं, और जिन टावर से वो लटके हैं उन्हें बिल्कुल सही नाम दिया गया है, द पिलर्स ऑफ क्रिएशन। हबल की ईगल नेब्यूला की इमेज हमें स्टार्स के पैदा होने की एक शुरुआती स्टेज दिखाती है। ये जो नहीं दिखाती वो है अगली स्टेज, कि स्टार्स एग से बाहर कैसे आते हैं। जवाब मिला 1994 में हबल की कैद की 1500 लाइट ईयर्स दूर स्वॉर्ड ऑफ ओरायन के एक नेब्यूला की इमेजेस में। ईगल नेब्यूला की तरह ओरायन भी स्टार्स पैदा करता है। साइंटिस्ट ने इस इमेज की बारीक जांच की तो उन्हें छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स दिखे, गैस और डस्ट की चपटी डिस्क जो ताजे हैच हुए। इन स्पॉट्स को डिस्क्स। सेंटर में बेबी स्टार के बढ़ने के दौरान प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क गर्म होकर एक प्लैनेट मेकिंग फैक्ट्री बन जाती है। डस्ट के अनगिनत छोटे छोटे पार्टिकल्स गैस में घूमते रहते हैं। डस्ट पार्टिकल से 1000 गुना छोटी ये डस्ट कॉस्मिक डस्ट बनीज में आपस में सटी रहती है। सैकड़ों हजारों सालों के दौरान ये डस्ट बनीज धीरे धीरे छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स, मून्स और प्लैनेट्स बन जाते हैं। वक्त बाद गैस या तो न्यूबॉर्न स्टार पर गिरकर या स्टेलर विंड्स में बहकर गायब हो जाती है और अपने पीछे एक न्यूबॉर्न प्लैनेटरी सिस्टम छोड़ जाती है।